गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो पिछला हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने रेस्पिरेशन का जो लाइफ प्रोसेस था उसको डिस्कस किया था। इन द लास्ट वीडियो लेक्चर आई हैड एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द एरोबिक एंड द एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, आई हैड एक्सप्लेन्ड यू दैट हाउ द ग्लूकोज एक्चुअली ब्रेक्स डाउन कम्प्लीटली, ठीक है, और पार्शियली। सो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन पायरूवेट में, और पायरूवेट से फिर डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स बनते हैं डिफरेंट कंडीशंस में, यानी कि फेट ऑफ द पायरूवेट, दैट आई हैड ऑल्सो एक्सप्लेन टू यू. So with that topic we have already completed the life process of respiration. ठीक है, today we will be starting with the new life process that is ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ट्रांसपोर्टेशन इतना वाइटल क्यों है कि उसको हम लोग एज अ लाइफ प्रोसेस काउंट करते हैं. ठीक है, सपोज आप लोग इमेजिन करो कि आप लोगों ने जो खाना खाया, डाइजेस्ट किया, ठीक है, डाइजेस्ट करने के बाद न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन हुआ, लेकिन अगर वो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स तक नहीं पहुंच पाएंगे तो क्या होगा. तो पहला कंडीशन ये होगा कि हमारे बॉडी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सेल्स हैं, जितने भी सेल्स हैं, ठीक है, सबको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं मिलेगा, ग्लूकोज नहीं मिलेगा. अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं मिला, ठीक है, तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं मिला तो वो जो सेल्स हैं वो लोग उसका ब्रेक डाउन करके एनर्जी नहीं बना पाएंगे, और अगर वो लोग एनर्जी नहीं बना पाएंगे तो डे टू डे के जितने भी फंक्शंस हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी फंक्शन अगर हमारी बॉडी को परफॉर्म करना है तो उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. सो विदाउट एनर्जी हमारी बॉडी तब फंक्शन नहीं कर पाती, और अगर हमारी बॉडी फंक्शन नहीं करती तो अल्टीमेटली इट विल लीड टू डेथ. ठीक है, तो एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन अगर उसकी एब्सेंस होती है तो उसकी एब्सेंस में बहुत बड़े बड़े इवेंट्स जो हैं वो हो सकते हैं. या एक और एग्जांपल लेते हैं, हमारे बॉडी में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स जो हैं वो जनरेट होते हैं. ठीक है, हम सबको पता है कि हमारा ब्लड जो है वो किडनीज़ में फ़िल्टर होता है. किडनीज़ में फ़िल्टर होकर के यूरिन के फॉर्म में बहुत सारे जो वेस्ट मटीरियल्स होते हैं वो हमारे बॉडी से रिमूव होते हैं. ठीक है, तो अगर किडनी जो है ब्लड को फिल्टर करती, लेकिन वेस्ट मटेरियल जो है वो किडनी में ही एक्यूमुलेट होता, हमारी बॉडी के बाहर ट्रांसपोर्ट नहीं होता, ठीक है, रिमूव नहीं होता, तब क्या होता, तब वो जो सारा वेस्ट मटेरियल है वो हमको क्या करता, हार्म करता. ठीक है, या फिर एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि सबको पता है कि हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, तो अगर हार्ट जो है वो ब्लड को हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट नहीं करता तो क्या हम लोग ज़िंदा रह पाएंगे? द आंसर इज़ नो. ठीक है, तो बिना ट्रांसपोर्टेशन के हमारी बॉडी में कोई भी एक्टिविटी का प्रॉपरली चल पाना पॉसिबल नहीं है. ठीक है, सो दैट इज़ वाई ट्रांसपोर्टेशन इज़ सो वाइटल टू अस एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस. ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो ट्रांसपोर्टेशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं. ठीक है, जो कि लोअर ऑर्गेनिजम्स में और हायर ऑर्गेनिजम्स में सभी में चलते हैं. ठीक है, बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन जो होते हैं उसके 3 टाइप्स जो हैं उसको हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं. पहला तो है डिफ्यूजन, ठीक है, दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और तीसरा है पैसिव ट्रांसपोर्ट. तो ये 3 तरीके होते हैं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के या ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल के. ठीक है, लेकिन ये जो तीनों सिस्टम्स हैं या ये जो तीनों मेथड्स हैं ये जो है सेल टू सेल लेवल पे या सेल टू टिश्यू लेवल पे फंक्शन करते हैं. ठीक है, लेकिन ऑर्गन टू ऑर्गन लेवल पे अगर हमको फंक्शन करना है या हमको पूरे होल बॉडी लेवल पे अगर फंक्शन करना है तो तब ये जो तीनों सिस्टम्स हैं ये इनकेपेबल हो जाते हैं, मतलब इनकी फंक्शनिंग जो है वो हमारे लिए काफ़ी नहीं होती है. ठीक है, तो अगर हमको लॉन्गर डिस्टेंसेस में ट्रांसपोर्ट करना है
ठीक है, या फिर अगर हमको हायर लेवल पे ज़्यादा क्वांटिटी पे ट्रांसपोर्टेशन करना है, तब ये जो तीनों मेथड्स हैं ये हमारे काम को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर जो है एक पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, और ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है, चाहे वो यूज़फुल मटेरियल हो चाहे वेस्ट मटेरियल हो, इन सभी के ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है करता है। ठीक है, अब हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या होता है। ठीक है, जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हायर ऑर्गेनिजम्स में जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होता है दैट इज़ नोन एज द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ह्यूमंस जो हैं, ह्यूमंस में पर्टिकुलर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का लाइफ प्रोसेस जो है उसको कैरी आउट करता है। ठीक है, अब सर्कुलेटरी सिस्टम में होता क्या क्या है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में पहली चीज़, वी आर हैविंग द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स वी आर हैविंग। ठीक है, ब्लड वेसल्स में बहने के लिए, फ्लो होने के लिए ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और ब्लड को नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स के थ्रू इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, पंप करने के लिए वी हैव अ हार्ट। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स हैं, ब्लड के बहने के लिए नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, और ब्लड को नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स में पंप करने के लिए क्या चाहिए, हार्ट चाहिए। तो दीज आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले क्या डिस्कस करते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स के बारे में। ठीक है, अब नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स जो है, ठीक है, इसमें ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स हम लोग सभी लोग जानते हैं कि आर ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, first we are having the arteries and then we are having the veins। ठीक है, arteries और veins ये जो 2 तरीके के blood vessels होते हैं, they help in the transportation of blood। ठीक है, arteries के बारे में अगर हम लोग बात करें तो arteries जो है they carry the pure or the oxygenated blood। ठीक है, दे कैरी द प्योर और द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इनके स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इनकी वॉल जो है वो थिक होती है, और इनके अंदर जो कैविटी होती है, ठीक है, जो स्पेस होता है जिसको कि हम लोग लूमेन कहते हैं, तो इनका लूमेन जो है वो होता है नैरो। वॉल थिक होती है, लूमेन नैरो होता है, और इनके अंदर जो ब्लड है वो ज़्यादा स्पीड से या ज़्यादा फोर्स से चलता है। ठीक है, तो आर्टरीज जो है वो किस डायरेक्शन में काम करती है, आर्टरीज काम करती है फ्रॉम हार्ट टू बॉडी। तो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है, आर्टरीज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं किस पर, वेन्स पे आते हैं। ठीक है, वेन्स जो है ये क्या करते हैं, वेन्स जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड को कैरी करेंगे। ठीक है, अब इनके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करें तो इनकी वॉल थिन होती है, लूमेन इनका होता है वाइड। ठीक है, उसके अलावा इनका डायरेक्शन क्या होता है, इनका डायरेक्शन होता है फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, मतलब बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कलेक्ट करेंगे, और उसको कलेक्ट करके कहाँ पर लेकर के आते हैं, वापस हार्ट तक लेकर के आते हैं। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ द आर्टरीज एंड वेन्स। ठीक है, अब ये जो फीचर्स हैं इसमें भी कुछ एक्सेप्शन हमको देखने के लिए मिलेगा। जैसे आर्टरीज के बारे में हम लोग बात करें, ठीक है, आर्टरीज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एक आर्टरी है जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो है ये एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है, क्योंकि ये जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है।
आर्टरी है लेकिन फिर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। कहाँ पर कैरी करती है? हार्ट से निकलने वाला जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसको हार्ट से लेकर के ये लंग्स तक लेके जाती है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी जो है, आर्टरी होने के बाद भी हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेकर के जाती है। हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेकर के जाती है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, सिमिलरली वेन्स में भी जो है एक्सेप्शन है। कैसे? पल्मोनरी वेन होती है, ठीक है, पल्मोनरी वेन होती है, तो वेन होने के बाद भी ये क्या कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? लंग्स से हार्ट तक। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी पल्मोनरी वेन और लंग्स से लेकर के कहाँ लेकर के जाएगी? हार्ट पर लेकर के जाएगी। तो पल्मोनरी और पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, ये जो दो हैं, आर्टरी और वेन के केस में क्या होते हैं? एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है, अब नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स में आर्टरी और वेन के अलावा एक तीसरी चीज़ भी होती है। ठीक है, ये जो तीसरी चीज़ होती है इसको हम कहते हैं कैपिलरीज। ठीक है, आर्टरीज और वेन्स के अलावा क्या होती है? कैपिलरीज भी होती हैं। ठीक है, अब ये जो कैपिलरीज है ये किसके बीच में जंक्शन के जैसे एक्ट करती हैं? आर्टरीज और वेन्स के बीच के जंक्शन में एक्ट करती हैं। सपोज दिस इज एन आर्टरी। ठीक है, आर्टरी में बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग देखने के लिए मिलेगी और कुछ समय बाद जो इसके ब्रांचेस होंगे वो बहुत थिन हो जाएंगे। ठीक है, इतने थिन कि इनकी जो वॉल होगी वो एक सेल के लेयर से बनेगी। तो एक सेल थिकनेस वाले छोटे छोटे ब्रांचेस जो बनेंगे आर्टरी के, these branches are known as the arterioles। ठीक है, और आर्टीरियोल्स क्या है? दे आर अ टाइप ऑफ कैपिलरी। ठीक है, सिमिलरली वेन है तो वेन के भी ब्रांचेस बनेंगे। These branches are again very thin like this। Okay, and these branches of the vein, they will be known as the venules, and venules are again a type of कैपिलरी। तो आर्टीरियोल्स और वेन्यूल्स जो हैं ये आपस में एक दूसरे से क्या रहते हैं? कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो कैपिलरीज जो होती हैं ये क्या करते हैं? आर्टरीज और वेन्स जो होते हैं उन्हीं के ब्रांचेस होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हैवी ब्रांचिंग होती है। इनकी वॉल जो होती है बहुत ज़्यादा थिन होती है। क्यों थिन होती है? क्योंकि ये आर्टीरियोल्स और वेन्यूल्स जो हैं इनको टिश्यू के अंदर सेल्स के बीच में जाना होता है ब्लड को सप्लाई करने के लिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करने के लिए और वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, साथ ही साथ आर्टीरियोल्स और वेन्यूल्स क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई का भी काम करते हैं। ठीक है, तो इनका मल्टीपल फंक्शन है। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को सप्लाई भी करते हैं सेल्स को और सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड को भी कलेक्ट करते हैं। साथ ही साथ न्यूट्रिएंट सप्लाई करेंगे और वेस्ट मटेरियल्स को कलेक्ट करके लाने का काम भी किनका होता है? इन्हीं कैपिलरीज का होता है। ठीक है, इसीलिए ये जो कैपिलरीज होती हैं इनके अंदर ब्लड का फ्लो जो है बहुत स्लो होता है, सो दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेज और एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स जो है वो ईजिली हो सके। ठीक है, सो 3 types of blood vessels I have explained you: arteries, veins and the capillaries. I hope these are clear to you. Okay, next we will be talking about the second component of the circulatory system, that is the blood। ठीक है, ब्लड के बारे में आप लोगों ने लास्ट क्लास में क्लास 9th में भी टिश्यूज़ वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो मैं उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। ठीक है, ब्लड जो है उसको 2 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज द acellular part is known as the
प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर 90 to 92% वाटर रहता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं जैसे एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजेन प्रोटीन होता है उसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा उसमें बहुत सारे डिफरेंट हार्मोन्स और एंजाइम्स जो हैं वो भी प्लाज्मा में डिसॉल्व होते हैं। तो ब्लड का वो पार्ट जिसके अंदर कोई भी सेल नहीं होता उस पार्ट को ए सेल्यूलर पार्ट बोलते हैं, एंड ए सेल्यूलर पार्ट ऑफ द ब्लड इज द प्लाज्मा, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द ब्लड, दैट इज द सेल्यूलर पार्ट, ठीक है। सेल्यूलर पार्ट ब्लड का वो पार्ट है जिसमें सारे के सारे ब्लड के सेल्स जो हैं वो इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सेल्यूलर पार्ट जो होता है ब्लड का, उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सेल्स जो हैं दे आर इंक्लूडेड, ठीक है। तो बेसिकली ब्लड के 3 टाइप के सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, ठीक है। अब तीनों का फंक्शन क्या है? आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड सेल, इसको हम लोग इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, ठीक है। रेड ब्लड सेल जो है वो रेड कलर का क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट होता है, एक सब्सटेंस होता है, और हीमोग्लोबिन जो है उसमें कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन को ट्रैप करके उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करने की, ठीक है। अगर आरबीसी के स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं तो आरबीसी जो है सर्कुलर डिस्क के जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि बाई कॉनकेव होता है। एक डिस्क होती है सर्कुलर जो बीच से थोड़ी डिप्रेशन होता है उसके अंदर, ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको बाई कॉनकेव स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसके अंदर आरबीसी के अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं रहता है, ई न्यूक्लिएट होता है ये। इसका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज, ठीक है। उसके अलावा फंक्शन क्या है आरबीसी का? आरबीसी का फंक्शन होता है टू कैरी ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अगर इसके नंबर के बारे में हम लोग बात करें तो इसका नंबर होता है 4.5 to 5 लाख पर क्यूबिक mm, ठीक है। इतने हैवी नंबर में, इतने ज़्यादा क्वांटिटी में आरबीसीज जो है हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड टाइप, दैट इज़ द डब्ल्यूबीसी, ठीक है। डब्ल्यूबीसी जो होता है उसका फुल फॉर्म है वाइट ब्लड सेल, और इसका एक और नाम है डब्ल्यूबीसी का, वी कैन ऑल्सो कॉल देम एज ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स कहने का मतलब ल्यूको का मीन्स वाइट, तो ऐसे सेल्स जो वाइट कलर के होते हैं दे आर नोन एज द ल्यूकोसाइट्स और द वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स जो है डब्ल्यूबीसी जो है ये भी अगेन बहुत सारे टाइप के होते हैं। अगर इसको मैं डिस्कस करूं यहाँ पर ब्रीफली, तो वाइट ब्लड सेल्स जो है दे आर जनरली ऑफ 2 टाइप्स, ग्रैन्युलोसाइट एंड ए ग्रैन्युलोसाइट, ठीक है। ग्रैन्युलोसाइट्स ऐसे डब्ल्यूबीसीज होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ए ग्रैन्युलोसाइट्स ऐसे डब्ल्यूबीसीज हैं जिनके अंदर साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ग्रैन्युलोसाइट जो है ये अगेन 3 टाइप के होते हैं, इसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। इसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल, ठीक है। अगर तीनों के बारे में डिस्कस हम लोग करते हैं तो इसिनोफिल जो है इसके अंदर न्यूक्लियस एक होगा, बड़ा होगा, लेकिन न्यूक्लियस में 2 लोब्स प्रेजेंट रहते हैं, और साइटोप्लाज्म में इस तरीके के ग्रैन्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। बेसोफिल जो है, बेसोफिल का न्यूक्लियस जो है वो इस तरीके से 3 लोब्स से बना हुआ होता है। इसके अंदर भी क्या होते हैं? इस तरीके से ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और थर्ड जो है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल के अंदर मल्टीपल लोब वाला न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इस तरीके से, और अगेन इसमें भी साइटोप्लाज्म में हमको ग्रैन्यूल्स जो हैं वो देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अब अगर इनके फंक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं तो बेसोफिल जो है, बेसोफिल को मैं पहले मेंशन करूंगी। बेसोफिल जो है ये क्या करता है?
बेसोफिल फैगोसिटिक नेचर का होता है, फैगोसाइटोसिस कैरी आउट करता है। सिमिलरली न्यूट्रोफिल जो है वो भी क्या करता है, फैगोसिटिक नेचर का होता है, फैगोसाइटोसिस कैरी आउट करता है। ठीक है, बेसोफिल जो है डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस जो है, केमिकल्स जो है सिक्रीट करता है, जैसे कि हिस्टामाइंस नाम के केमिकल्स को सिक्रीट करता है, जो कि एलर्जिक रेस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, हमारे बॉडी में एलर्जी से लड़ने में हमको हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके अलावा न्यूट्रोफिल जो है वो डायरेक्टली किसी भी पैथोजन को फैगोसाइटोसिस के थ्रू कंज्यूम करने का काम करता है, और इसिनोफिल जो है वो भी हमको एलर्जिक रिस्पॉन्सेस जो है उनको प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू द सेकेंड टाइप, दैट इज ए ग्रैन्युलोसाइट। ठीक है, ए ग्रैन्युलोसाइट जो है वो दो टाइप के होते हैं। पहला है मोनोसाइट और दूसरा है लिम्फोसाइट। ठीक है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट के बारे में अगर मैं बोलूँ तो मोनोसाइट जो होता है इसके अंदर एक ही सिंगल बड़ा सा सर्कुलर न्यूक्लियस होता है, और मोनोसाइट जो है वो फैगोसिटिक नेचर का होता है, पैथोजन को डायरेक्ट कंज्यूम करता है फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस के हेल्प से। नेक्स्ट वी आर हैविंग द लिम्फोसाइट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ WBCs हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा एंटीबॉडी के बारे में। ठीक है, बोलचाल की भाषा में कभी एंटीबॉडी के बारे में सुना होगा। तो लिम्फोसाइट्स ऐसे WBCs हैं जो कि एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी में प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, और एंटीबॉडीज़ ही हमारे बॉडी को डायरेक्टली किसी भी पैथोजन से इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में मेजर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो लिम्फोसाइट जो है वो क्या कर रहा है, एंटीबॉडीज सिक्रीट करता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, और ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये हमारी बॉडी को डायरेक्टली इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, सो दिस वाज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBCs। अब फाइनली लास्ट टाइप में आते हैं हम लोग, दैट इज द प्लेटलेट। ठीक है, प्लेटलेट का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट जो है वो भी ए न्यूक्लिएट रहता है, प्लेटलेट के अंदर भी कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। अब इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बात करूं तो जैसे RBC सर्कुलर डिस्क शेप का था, WBC सर्कुलर ज़रूर है लेकिन उसका शेप जो है, क्योंकि फैगोसाइटोसिस कैरी आउट करते हैं इसलिए शेप जो है वो WBCs का कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है। तो हम बोल सकते हैं कि एमीबॉइड शेप जो है वो WBC में होता है, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं, एमीबॉइड शेप होता है और शेप जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है। और थर्ड, अगर हम लोग प्लेटलेट के बारे में बात करें तो प्लेटलेट के स्ट्रक्चर को अगर मैं बताऊं तो अनइवन सा इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पर प्लेटलेट्स की जो साइज़ होती है वो भी बहुत माइन्यूट होती है, बहुत छोटी होती है। ठीक है, प्लेटलेट के अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता है। अब प्लेटलेट का काम क्या है? प्लेटलेट का काम है ब्लड की क्लॉटिंग करना। ठीक है, प्लेटलेट जो है ऐसे सब्सटेंसेस को सिक्रीट करता है कि जिसके हेल्प से हमारे बॉडी में चोट वगैरह लगने पर ब्लड की क्लॉटिंग या खून का जो थक्का जमता है वो फंक्शन जो है उसको कैरी आउट कौन करता है? प्लेटलेट कैरी आउट करता है। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड, both the acellular and the cellular part I have explained to you. So अगर इस टॉपिक में आपको particularly doubt होगा तो you can tell me, I can clarify this topic again once more to you all. And tomorrow we will be starting the third component of the circulatory system, that is the heart. Okay, so in the next lecture I hope that all of you will watch that lecture and be attentive, because the next topic is a very important one. Till then, if you are having any doubts you can ask me. Thank you.